पाकिस्तान के छोटे से शहर से एक लड़की उठती है और 17 साल की उम्र में दुनिया के प्रेस्टिजियस तरीन अवार्ड नोबेल पीस प्राइज को हासिल कर लेती है। ये वो लड़की है जो आज एक ग्लोबल आइकॉन है और करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये वो लड़की है जो आज एक लीडर है, सीपा सलार है लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से। ये वो लड़की है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपनी तालीम को जारी रखा। ये वो लड़की है जिसका नाम है मलाला यूसुफजई। तो दोस्तों, आज मैं मलाला की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो मलाला के हवाले से एक फिल्म भी रिलीज हो रही है, इंडियन मूवी, जिसका नाम है गुल मकई। वो 31 जनवरी को रिलीज हो रही है। उसके साथ साथ मैंने मलाला की जो किताब है आई एम मलाला, जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, उसका रिव्यू भी तैयार किया है। तो आज हम मलाला के हवाले से बात करेंगे। इस किताब में उनकी चाइल्डहुड के हवाले से जिक्र है, कैसे वो स्वात में मंगोरा एरिया में उनका ग्रोथ हुई, क्या उनका इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, उनके फादर का, उनकी मदर का, किस तरह स्वात में तालिबान ने अपना डेरा जमाया, किस तरह इन्होंने डिस्पाइट ऑफ थ्रेट्स अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। और किताब में यह भी जिक्र है कि मलाला के हवाले से पाकिस्तानियों की जो थोड़ी बहुत हेट्रेड है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हेट्रेड है, वो क्यों है और इनके हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या हैं, उसका भी जिक्र है इस किताब में। सो प्लीज स्टे विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट्स। लेट्स बी बैक। सो दोस्तों, एज डिस्कस आज हम बात करेंगे मलाला के हवाले से, स्पेशली उनकी किताब आई एम मलाला जो उन्होंने 2013 में पब्लिश की थी। इस किताब के कंटेंट के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। ये देखेंगे किस तरह उनका चाइल्डहुड गुजरा मंगोरा स्वात में, किस तरह तालिबान रूल के अंदर जब उनकी ज़िंदगी को थ्रेट थे, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, किस तरह जब उनको गोली लगी और वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान थी, किस तरह वो उस वक्त क्या सिचुएशन थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जरदारी साहब ने स्पेशली, कितने पैसे गवर्नमेंट के खर्च किए उनके इलाज पे, और इस तरह की दीगर बहुत सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मलाला के ऊपर इंडिया में मूवी बनी है गुल मकई, उसके जो डायरेक्टर हैं अमजद खान, उनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, रिसेंटली मैंने पढ़ा, उन्होंने मलाला के बारे में कहा कि मलाला इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। अब इसकी उन्होंने रीज़न भी दी। रीज़न जो है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो वीडियो का आपने प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना है। इन द मीन टाइम लेट्स कंटिन्यू विद आवर बुक रिव्यू। सो दोस्तों, मलाला की ये जो किताब है, ये उनकी चाइल्डहुड से लेके जब तक उनको गोली लगी और उसके बाद जब वो बर्मिंघम गई, ये वहाँ तक की स्टोरी है। सो 2013 में पब्लिश हुई। सो 2013 की मोर और लेस वहाँ तक उनकी कहानी है। नोबेल पीस प्राइज़ उनको 2014 में मिला। सो वो जो जर्नी है वो इस किताब में कवर्ड नहीं है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं किताब में वो मैंने कुछ पिक की हैं, बाकी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी हिट की हैं, वो आपसे पहले डिस्कस करता हूँ। वो ये कि असल जो हीरो है ना मलाला की स्टोरी के, वो हैं उनके फादर, उसके जो बाप हैं, जिनका स्कूल था वहाँ पे मंगोरा में, खुशहाल स्कूल। तो उनके जो फादर है मलाला के, ही इज़ द रियल हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो बड़े ही आउटस्पोकन बंदे हैं, बड़े ही करेजियस बंदे हैं। डिस्पाइट ऑफ तालिबान थ्रेट, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट था, उनके स्कूल को थ्रेट का, कि तालिबान ने कहा था कि हम बॉम्ब से आपका स्कूल उड़ा देंगे, उसके बावजूद ही वॉज वेरी वोकल अगेंस्ट तालिबान रूल। सो जो मलाला की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो उनके फादर थे। सो बुक बडीज बैक इन 2008 एंड 9, जो स्वात एरिया पाकिस्तान का, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ पाकिस्तान और टूरिस्ट का फेवरेट एरिया बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। वो जो वैली है वो तकरीबन पूरी की पूरी तालिबान के रूल के अंडर आ गई थी, और वहाँ पे तालिबान जो है वो अपने हिसाब की, अपनी नौयत की शरीयत का निफाज करना चाहते थे। और ख़तरा ये था, खदशा ये था कि इवेंचुअली पहले सवात होगा और उसके बाद तालिबान जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर जो है हमला करेंगे और अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन अक्रॉस द ग्लोब। और यही वो दौर था जहाँ पे मलाला जो है अपनी एजुकेशन, वहाँ पे जो उनका स्कूल था, उनके फादर का खुशहाल स्कूल, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही थी। तो उसमें एक आए जो तालिबान के हेड थे, उनका नाम था मौलाना फजलुल्लाह, जिनको मशहूर किया गया वहाँ पे रेडियो मुल्ला के नाम से। रेडियो मुल्ला इसलिए क्योंकि मौलाना फजलुल्लाह ने एक इल्लीगल रेडियो स्टेशन कायम किया, जिसकी जो ट्रांसमिशन थी या जो ब्रॉडकास्ट थी वो पूरे इस रीजन में जाती थी, और वहाँ पे वो आवाम से लाइव मुखातिब होते थे।
तो शुरू शुरू में रेडियो मुल्ला ने कुरान और हदीस की बात की, एथिक्स की बात की, मोरालिटी की बात की, जो लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी तंग नज़री जाहिर करना शुरू कर दी और अपना जो गंदा थॉट प्रोसेस था उसको वहाँ पे जाहिर करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने बच्चियों को, गर्ल्स को स्कूल जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो हराम है। और उसका वो रेफरेंस क्या देते थे, वो ये कहते थे कि कुरान मजीद में किसी भी खातून का जिक्र नहीं है। जब उनको कहते थे कि हज़रत मरियम का जिक्र है तो वो कहते थे वो सिर्फ इसलिए है ताकि साबित किया जा सके कि हज़रत ईसा की जो माँ है वो हज़रत मरियम है। सो इस तरह की उनकी ज़हनियत थी। उसके अलावा उन्होंने पाबंदी लगाई कि औरत पर्दे के अलावा घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो किसी शॉप पे जाएगी, किसी मार्केट में जाएगी, तो उसके साथ कोई ना कोई महरम बंदा होना चाहिए। कोई उसका भाई हो, उसका हस्बैंड हो, उसका बाप हो, कोई ना कोई मर्द उसके साथ ज़रूर होना चाहिए। औरतें जो हैं वो ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती। इसी तरह वो कंग्रेचुलेट करता था उन लोगों को रेडियो के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आयशा है या सादिया है, अगर उसने स्कूल छोड़ा तो वो इस तरह से कंग्रेचुलेट करता था रेडियो के ऊपर कि आयशा माशाल्लाह से आज उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, मुबारक हो। इस तरह की गंदी सोच, इस तरह की कंजर्वेटिव सोच, इस तरह की बैकवर्ड सोच जब आप किसी मुआशरे में लेकर आएंगे तो उस मुआशरे की तरक्की कैसे हो सकती है। इसी गंदी सोच के खिलाफ रिबेलियन था मलाला का। डिस्पाइट ऑफ ऑल द थ्रेट्स, मलाला वॉज नॉट विलिंग टू सरेंडर। उन्होंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा। अपने फादर के साथ शी वॉज स्टेडफास्ट, वो अपने स्कूल जाती रहीं डिस्पाइट ऑफ ऑल द थ्रेट्स। उन्होंने किसी को कान नहीं धरे। और इवेंचुअली वो स्टेज आई जब तालिबान ने उनको डायरेक्टली रेडियो पे थ्रेट किया कि एनीवन हु किल्स मलाला हैज़ डन अ गुड डीड। सो दोस्तों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो तालिबान थे ये सिर्फ मलाला ही के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए थे। यहाँ पे एंट्री होती है गुल मकई की। तो दोस्तों गुल मकई कोई और नहीं बल्कि मलाला खुद ही है। स्टोरी ये है कि जो मलाला के फादर हैं उनके एक दोस्त थे अब्दुल हई। वो बीबीसी पेशावर के कॉरेस्पॉन्डेंट थे और उन्हें एक ऐसी लड़की, एक ऐसी स्कूल गर्ल की तलाश थी जो तालिबान के अंडर, जो उस वक्त स्वात का एरिया जो तालिबान के फुली अंडर आया हुआ था, उसके उनके रूल के अंदर जो ज़िंदगी गुजर रही है उसके बारे में एक डायरी लिखे। जब मलाला ने ये सुना तो उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया और उनके फादर ने भी सेकंड किया कि आप बिल्कुल डायरी लिखें। अब जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू की तालिबान के हवाले से, तो अपने आप को थ्रेट से बचाने के लिए, ख़तरे से बचाने के लिए उन्होंने अपना एक फ़र्जी नाम रखा गुल मकई, जिसका मतलब है कॉर्नफ्लावर, और उसके नाम से उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दी। अब जब वो डायरी लिखती थी तो वो बीबीसी उर्दू की वेबसाइट में हर हफ्ते वो पब्लिश होती थी और आहिस्ता आहिस्ता जो गुल मकई वो फेमस होने लगी। पहले तो लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन इवेंचुअली लोगों को पता लग गया कि ये जो गुल मकई है ये एक्चुअली मलाला ही है। अब जब मलाला की फेम बढ़ना शुरू हुई तो उनको टीवी पे इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाने लगा। जियो टीवी, एक्सप्रेस न्यूज़ और जो पाकिस्तान के मेजर न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे मलाला प्राइम टाइम पे आती थी और गर्ल्स की एजुकेशन को डिफेंड करती थी और प्रमोट करती थी और कहती थी कि तालिबान उनको जितना भी थ्रेट करें बट शी विल कंटिन्यू हर एजुकेशन एंड कंटिन्यू विद हर स्पिरिट। अब जब ये होना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है तालिबान की जो रिप्रेसिव सोच थी वो तो अगेंस्ट थी। वो एक लड़की उनको चैलेंज कर रही थी, वो उनकी ईगो के खिलाफ थी। तो वहीं पे उन्होंने एक फतवा जारी किया उस रेडियो के ऊपर कि जो भी मलाला को मारेगा वो एक बहुत अच्छा काम करेगा। और फिर वो खौफनाक दिन आया 9 अक्टूबर 2012 को, जब मलाला स्कूल से वापस जा रही थी एग्जाम दे के, अपने बस में थी, उनकी फ्रेंड्स भी उनके साथ सवार थी, जब तालिबान का एक कारिंदा आया और उसने बस को आके रोका और पूछा कि तुम में से मलाला कौन है। जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई तो उसने मलाला पे शूट किया। जब उन्होंने शूट किया तो मलाला की लेफ्ट आई सॉकेट से गोली होती हुई उनकी नेक की तरफ गई और फाइनली शोल्डर ब्लेड में जाके फंस गई। मलाला के अलावा उनकी 2 दोस्तें और भी थी जिनको जो जख्मी हुई, जिनको भी गोलियां लगी और उनको फ़ौरन जो है लोकल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया, जिसके बाद उनको पेशावर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया और फाइनली CMH रावलपिंडी में जाके उनकी सर्जरी हुई। अब सूरत हाल ये थी क्योंकि मलाला उस वक्त एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी थी, एक उनका बहुत ज़्यादा स्टैचर था, तो पूरी दुनिया की नज़रें थी कि अब मलाला का क्या होगा। तो डॉक्टरों ने ये प्रपोज़ किया कि अगर ये पाकिस्तान में रहेंगी तो इनका बचना मुश्किल है। तो अब सवाल ये था कि अब मलाला का ट्रीटमेंट कहाँ किया जाए। तो दोस्तों फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मलाला का ट्रीटमेंट होगा बर्मिंघम में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में। अब दोस्तों आप लक देखें कि पाकिस्तान के छोटे से शहर की एक लड़की जिसको आज से कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था, बिल्कुल नामालूम थी, उसको बर्मिंघम ट्रांसफ़र करने के लिए UAE की रॉयल फैमिली, रूलिंग फैमिली ने अपना स्पेशल चार्टर्ड तैयारा भेजा
जिसके ऊपर मलाला को फाइनली क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया ट्रीटमेंट के लिए। अब दोस्तों इसको कहते हैं लक। वैसे तो मैं लक पे बिलीव नहीं करता, लेकिन आई ऑलवेज से कि लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर, अगर मलाला लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्टैंड ना लेती, अगर उनकी कन्विक्शन स्ट्रांग ना होती, अगर वो डिटर्मिन्ड ना होती, अगर वो तालिबान के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेती, तो ये कभी भी पॉसिबल ना होता कि उनको इस तरह का रॉयल ट्रीटमेंट मिलता। इसके अलावा किताब के आखिर में मलाला ने बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया, स्पेशली प्रेसिडेंट जरदारी का, जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। वो इसलिए क्योंकि जो मलाला के जो ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आया था वो सब सैंक्शन प्रेसिडेंट जरदारी ने किया था। रिमेंबर, उन्होंने पर्सनली अपनी जेब से नहीं दिया था, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनका खर्चा उठाया था जो भी उनके ट्रीटमेंट का हुआ। अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो आज की तारीख में 4 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इस बात पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा कि भैया एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसने कोई कमाल नहीं किया पाकिस्तान के लिए, जो लोग समझते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, उसके ऊपर 4 करोड़ रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी। इसमें मेरे 2 सेंट्स ये हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके जो नेशनल हीरोज़ होते हैं, नेशनल आइकॉन्स होते हैं, चाहे आप उन पर बिलीव करें या ना करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अब वो चाहे जिस भी मुश्किल में हो, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिग्निफाई देम, टू ऑनर देम एंड टू प्रोटेक्ट देम एंड टू रिस्पेक्ट देम। दैट्स माई पर्सनल बिलीफ, स्पेशली इन केस ऑफ मलाला। वो इसलिए, चाहे आप जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आए, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने औरतों की या लड़कियों की एजुकेशन के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा दी, अगर हम उसको भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आफरीन है हम लोगों पे। अब इस मौजू से बढ़ते कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ, जो कि एसोसिएट की जाती है, मंसूब की जाती है मलाला से, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दोस्तों ये है कि लोग कहते हैं कि ये जो तालिबान का अटैक है, ये जो मलाला को शूट किया गया है, जो गोली उनके ऊपर दागी गई है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब स्टेज किया गया है। स्टेज अब इसलिए किया गया है क्योंकि वो कहते हैं कि मलाला जो है वो CIA की एजेंट है। अब उसकी रीज़न ये है जो लोग देते हैं वो ये कि एक तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया इतनी कम उम्र में, जिसका जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला। दूसरी रीज़न ये है कि वो दुनिया की प्रेस्टीजियस तरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है। तीसरी रीज़न ये कि वो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से उठ के, एक छोटे से शहर से उठ के अब परमानेंट रेजिडेंट है इंग्लैंड में, और वहीं पे वेस्ट में अपना ज़िंदगी गुजारती हैं। वहीं पे जो उनके जो एड्रेसेस होते हैं, वहीं पे लोगों को एड्रेस करती हैं, वहीं पे उनके फाउंडेशन भी चलती है। तो दैट्स वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। नंबर 2 इज़ जो हमारी कौम की फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगेंस्ट एवरीवन, जो भी बड़ा आदमी होने लगता है उसके खिलाफ ये थ्योरी आ जाती है, वो ये कि वो एक जूइश एजेंट है, वो एक यहूदी एजेंट है। ये चीज़ उन्होंने किताब में भी लिखी है, और वो कहती है कि इससे मुझे बड़ा ही दुख पहुंचता है जब मुझे मेरे अपने पाकिस्तानी मुझे इस तरह से डिसोन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो पूरी दुनिया से मुझे मैसेज आया, पूरी दुनिया से, सिवाय इसके कि मेरा जो अपना मुल्क था वो मेरे खिलाफ ही खड़ा हुआ था। अब इसकी रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हम लोग एज ए नेशन वेस्ट को या वेस्टर्न माशरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, उसे हेट करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब जिस भी बंदे को वेस्ट में तरक्की मिलती है, वेस्ट उसको एक्सेप्ट करता है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। दिस फॉर मी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मलाला के अगेंस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। अब मैं आता हूँ उस कमेंट की तरफ जो इंडिया के जो गुल मकई है, जो मूवी बनी है मलाला के ऊपर, उसके जो डायरेक्टर हैं अमजद खान ने दिया। उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। तो उन्होंने रीज़न भी यही बताई कि जब नोबेल पीस प्राइज़ मिला मलाला को, तो जो उनका अपना मुल्क था वो ही उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। किसी भी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि उसके बंदे को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हो और अपना ही मुल्क उसके खिलाफ उठ खड़ा हो। सो ये उन्होंने रीज़न दी, और ये बड़ी ही सॉलिड रीज़न है वो इसलिए, एंड दैट्स वाई आई थिंक वी नीड टू प्रेज इंडियंस, वी नीड टू कॉल अ स्पेड, जहाँ पे चाहे वो हमारे दुश्मन हो, हम उनको जो भी कंसिडर करते हो। लेकिन एक चीज़ जो इंडियंस की या इंडिया की मैं बहुत एक्नॉलेज करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, वो ये है कि वो अपने हीरोज़ को जो है ना वो डिग्निफाई करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे बहुत ही, आई थिंक देर आर वेरी फ्यू पीपल यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स जिनको हमारे मुल्क में हमारे लोगों ने अपनी उनकी ज़िंदगी में जब वो हयात थे उनको इतनी इज्जत दी। सो ये था दोस्तों रिव्यू मलाला की बुक का। अगर आपको, वैसे तो पाकिस्तान में वो मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, अगर आपको वक्त मिले या मौका मिले तो DVD पे मंगवा के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मूवी कैसी थी, डज इट डू जस्टिस
टू द स्टोरी ऑफ मलाला या फिर उसकी स्टोरी को एक्सप्लॉइट किया गया। अंटिल देन दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।